गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट थर्ड वीडियो चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग जंतु जगत को शुरू करने वाले हैं, जिसे हम लोग एनिमेलिया के नाम से जानते हैं। तो एनिमेलिया को हम लोग 10 संघों में बांटते हैं। तो ये 10 संघ यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉरीफेरा, दूसरा है सिलेट्रेटा, प्लेटी हेलमिनथिज्म, स्केलरी हेलमिनथिज्म, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, कार्डेटा। और फिर हम लोग कार्डेटा को अगले उपसंघ वर्टिवेटा में बांटते हैं। कार्डेटा का जो अगला भाग होता है इसको हम लोग उपसंघ वर्टिवेटा कहते हैं, और वर्टिवेटा में 5 वर्गों में इसे विभाजित करते हैं। इसमें 5 वर्ग आते हैं। कौन कौन से? पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहले इन 10 संघों के बारे में देते हैं, फिर कार्डेटा संघ का जो उपसंघ आपका वर्टिवेटा है उसको देखेंगे, और इसी में इन 5 वर्गों के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके देखा जाए। चलिए तो पहला देखते हैं हम लोग संघ पॉरीफेरा। देखिए ये जो जंतु होते हैं, आप ध्यान रखना कि एनिमिलिया में जितने भी जंतु होते हैं ना, इसमें सारे बहुकोशिकीय जंतुओं को ही रखा होगा। इसमें जो भी आपका संघ है सब में बहुकोशिकीय जंतु ही आएंगे। तो ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। यही नहीं, इसमें जितने भी संघ है सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, और ये अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं अधिकांशतः। यह स्थानबद्ध होते हैं तथा किसी आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं। इनका शरीर छिद्रित होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइलेमा है, यूलेक्टेला है और साइकस है। ये सब क्या है? पॉरीफेरा संघ के जंतु हैं। इनके शरीर की जो रचना होती है अत्यंत सरल होती है। शरीर में उत्तक नहीं होते हैं, इनमें उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तक ही नहीं पाए जाएंगे तो कोई अंग की रचना होगी ही नहीं, इसीलिए इनका शरीर सरल होता है। शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। कंकाल में कांटे के समान कुछ संरचनाएं होती है जिसे सिप्कुलस कहते हैं। सिप्कुलस कहते हैं, और यह सिप्कुलस एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, या सिलिका की भी बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका कह सकते हैं, इनकी बनी होती है। इनकी कड़ी जो ऊपर से बाह्य कंकाल जो ढका रहता है उस वह प्रजनन के लिए ये साधारणतः अलैंगिक विधि यानी कि मुकुलन या जेम्यूल द्वारा होता है। ठीक है, ये मुकुलन द्वारा मतलब ये अपने बच्चे को जन्म करने की जो विधि होती है, अपने संतान बनाने की विधि होती है, उसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम लोग पढ़े हुए 8th क्लास में। तो इन्हें प्रजनन की विधि कैसी होती है? मुकुलन द्वारा होती है। यह द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि इनमें नर और मादा एक में ही रहता है, अलग अलग नहीं होता है। अतः लैंगिक प्रजनन शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से भी होता है। अच्छा, इनमें लैंगिक प्रजनन जो होता है शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से भी होता है। मतलब सब में नहीं, हर एक में नहीं, किसी किसी में। जैसे साइकस में आपका यह होता है, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से ही इनमें प्रजनन की क्रिया होती है। यानी ये द्विलिंगी होते हैं, ये नर और मादा इनमें एक ही में ही रहता है। दूसरा संघ देखते हैं सिलेट्रेटा। सिलेट्रेटा संघ के बारे में, तो ये जलीय होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, अधिकांश समुद्री होते हैं। एकाकी और संघचारी जंतु है, यानी कि इनमें अकेले भी रहते हैं। एकाकी का मतलब अकेले रहने वाले, ठीक है, या संघचारी मतलब कि ग्रुप में भी रहने वाले। जैसे इसमें देख रहे हैं, यहाँ जो है ये देख रहे हैं चित्र, यहाँ पे हाइड्रा का है, तो ये अकेले है, ये संघचारी जंतु देख रहे हैं ना। एक्चुअल में ये है आपका कोरल, ये जो देख रहे हैं ना आकृति, यह कोरल, दोनों समुद्री जंतु ही है, देख रहे हैं ना। तो ये अकेले भी रह सकते हैं और संघ में भी रहते हैं, यानी कि एकाकी और संघचारी जंतु हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय जंतु है। मतलब कि इन पे दो, इनके शरीर पे जो अस्तर होता है वह 2 अस्तर होता है। इनके शरीर पे 2 अस्तर होता है। डिप्लोब्लास्टिक जंतु यानी कि द्विस्तरीय जंतु है। ठीक है, कोशिकाओं में अस्थाई श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कि इनमें श्रम विभाजन की क्षमता होती है। यानी कहने का मतलब कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए इनमें भिन्न भिन्न कोशिकाएं रहती हैं। ठीक है, एक्चुअल में इनके मुख, यहाँ इनके अंदर भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है इनके मुख के द्वारा होता है। ठीक है, इनका मुख ऊपरी भाग में उभरा हुआ रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपरी भाग में इनका मुख रहता है उभरा हुआ। इसका भी हाइड्रा का भी मुंह यहाँ पे होगा। ठीक है, ऊपरी भाग में होता है, और उस मुख को हम लोग एक नाम दे सकते हैं, हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम के नाम से जाना जाता है। इनके मुख को हाइपोस्टोम, यहीं से ही अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। एक्चुअल में इनके देह भित्ति में ना एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिनको हम लोग
इंटरस्टिशियल कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इनका कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये आसानी से अपने शिकार को अपने पास चिपकाने में सहायता करती हैं, यानी कि अपने और अपने शिकार को खींच लेती हैं और फिर ये अपने मुख से अपने भोजन को अंदर ग्रहण कर लेती हैं। इनमें जो मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी कि बड निकल के, बडिंग द्वारा, कली के द्वारा, देख रहे हैं ना हाइडा में ये बड निकल गया इसका, तो इसी को हम लोग, इसी क्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन द्वारा ही इनमें प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन में शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण होता है, और इनमें जो इसमें लैंगिक प्रजनन होता है उसमें शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु क्या है, नर जनन अंग में निकलने वाला, यानी कि नर युग्मक है, और अंडाणु जो होता है मादा युग्मक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। कह रहे हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिस्तरीय, मतलब कि इनके शरीर के ऊपर 3 स्तर होते हैं। ठीक है, ये त्रिस्तरीय जंतु होते हैं, 3 स्तर वाले जंतु हैं, एवं द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित का मतलब कि इनके शरीर को हम लोग 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 रूप से सिमेट्रिक होते हैं, यानी कि इनको 2 भागों में ऐसे बांट सकते हैं, देख रहे हैं ना, तो इस तरह से बांटा जाएगा। जैसे हम लोग भी द्विपार्श्व सम्मित है, हमको बीच बीच में से ऐसे काटा जाए तो 2 बराबर भागों में बट नहीं जाएंगे, ऐसे सीधा काटा जाएगा तो इनका शरीर जो होता है द्विपार्श्व सम्मित होता है। यह देह गुहा रहित जंतु है, यानी कि इनमें देह गुहा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें देह गुहा नहीं पाया जाता है। इनका शरीर पृष्ठ अर्धो दिशा में चपटा होता है, यानी कि एक तरफ से उभरा हुआ और एक तरफ से चपटा, मतलब कुछ इस तरह से, एक तरफ से चपटा होगा और एक तरफ से ऐसे उठा हुआ होगा। आहार नाल में केवल मुंह द्वारा खुलता है। आहार नाल इनका जो होता है, यानी कि भोजन ग्रहण करने वाली जो नली होती है, भोजन ग्रहण, इनके पाचन की जो क्रिया होती है, वो सब एक ही तरफ से खुलता है। कहां से? मुंह से खुलता है। ठीक है, मुंह से खुलता है। और फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित रहता है, याद रखना, फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित रहता है। एक्चुअल में ये भी प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के ही जंतु है। श्वसनांग यानी कि श्वसन क्रिया करने के लिए जो अंग होते हैं, श्वसनांग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र विकसित नहीं होते हैं, यानी कि इनमें सांस लेने के लिए जो तंत्र होता है, कंकाल तंत्र, स्केलेटन इनका जो रहता है, रुधिर परिवहन जिसमें रक्त का परिवहन होता है, ये सब विकसित नहीं रहता है। ये उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि इनमें एक के ही शरीर में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। ठीक है, ये उभयलिंगी यानी कि इनका शरीर में, एक ही शरीर में नर और मादा दोनों रहता है। हम लोग एक लिंगी जंतु है, ये उभयलिंगी जंतु है, याद रखना। एग्जाम्पल यही हो जाएंगे आपके, प्लेनेरिया हो गया, यकृत परिणाम हो गया, और सिस्टोसोमा हो गया, टीनिया हो गया, बड़े अजीब अजीब नाम है। तो ये सब ये प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, चौथा संघ जो है स्केलेमिन्थेस। चलिए इसमें देखते हैं। तो इनका शरीर अखंडित, मतलब कि इनका शरीर अलग अलग खंडित नहीं होता है, खंडित नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके पहले था ना जी द्विपार्श्व सम्मित, तो ऐसा कुछ इनका नहीं होता, यानी ये अखंडित होते हैं, इनका खंडन बराबर बराबर नहीं किया जा सकता, इनका शरीर इस तरह से होता है, अतः द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। ठीक है, चलिए तो इनका शरीर अखंडित होता है और द्विपार्श्व सम्मित होता है। ये लंबे बेलनाकार कृमि है, जैसे कि यह आकृति जो देख रहे हैं एस्केरिस की है। यह क्या है आपका? एस्केरिस है, एस्केरिस है। तो इसका शरीर कैसा दिख रहा है? तो लंबा है, बेलनाकार है, ये कृमि कहलाते हैं। ऐसे इनको गोल कृमि भी कह सकते हैं। ठीक है, शरीर में मिथ्या देह गुहा पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इनमें भी वास्तविक देह गुहा नहीं पाया जाता है, इनके अंदर फॉल्स कोलम होता है, जिसे हम लोग कुटसिलोन कहते हैं, कुटसिलोम कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो देह गुहा पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुटसिलोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके आहार नाल विकसित होते हैं, इनका जो आहार नाल होता है जिसके द्वारा ये भोजन ग्रहण करके पाचन करते हैं, तो वो विकसित होता है। मुख द्वार एवं गुर्दा भी उपस्थित होते हैं, यानी कि इनका मुख द्वार भी, देख लो इनका मुख यहाँ पे दिखा रहा है ना। ठीक है, तो ये एक्चुअल में यह नर है और यह मादा है, यानी कि इसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, यानी कि ये एक लिंगी होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, है ना। चलिए, और इनमें अन्य अंग तंत्र जैसे कि श्वसन तंत्र हुआ, रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ, है ना, तो ये सब तंत्र मौजूद नहीं रहते हैं। ठीक है, और ये एक लिंगी जंतु है, यानी कि इनमें नर और अलग अलग पाया जाता है, यानी कि ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, ये लैंगिक प्रजनन द्वारा अपने बच्चे को जन्म करते हैं।
अब इस तरह के जो एस्केरिस वगैरह जो वर्म देख रहे हैं, एस्केरिस जो देख रहे हैं, या इस तरह के वर्म्स जो होते हैं, कृमि जो होते हैं, फलेरिया नामक रोग फैलाते हैं। फलेरिया जिसमें हाथी जैसा पैर हो जाता है एकदम मोटा, फलेरिया सुना है ना लोग, वो सब इनके कारण होता है। ऐसे और भी है, इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, बुचेरिया, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला संघ देखते हैं एनिलीडा। ठीक है, तो एनिलीडा संघ में यहाँ लिखा हुआ हूं कि ये जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी और कुछ परजीवी, जैसे स्वतंत्र जीवी, ये कहीं पे भी एक्चुअल में ये स्वतंत्र जीवी या कुछ परजीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी में बात करें तो ये नेरीज हो गया, समुद्री चूहा हो गया, और परजीवी जैसे आपका यहाँ पे आपका जोंक हो गया, जोंक परजीवी होता है। आप देखते होंगे जोंक को कि ये पानी वगैरह में भी पाया जाता है, धरती पे भी पाया जाता है, देखे होंगे ना। ठीक है, सैयन वगैरह के पेड़ पे भी देखे होंगे जोंक को। ठीक है, चलिए, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी कि ये इनके शरीर के ऊपर 3 लेयर होता है और इन्हें 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि द्विपार्श्व सममित होते हैं। यह स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं, यह स्थल पे भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है, इसके अंदर वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। देह गुहा आपको पता ही है ना कि इसके अंदर बीचों बीच यहाँ पे इस तरह से रहता है। एक्चुअल में ये इसके आहार नाल के चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। एक्चुअल में ये इंटरनल सपोर्ट देने का काम करते हैं, तो इनमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। ठीक है, चलिए, शरीर में अनेक खंड होते हैं, देखते हैं ना, इसमें अनेक खंड होते हैं। ठीक है, अनेक खंड होते हैं और इन्हीं खंडों के कारण ये अपने प्रजनन का काम करते हैं, जिन्हें हम लोग कार्डिनेमा सुक, है ना, कार्डिनेमा सुक कहते हैं। ये आपका खंडित भाग ही है जिसके द्वारा ये प्रचलन का काम करते हैं, यानी कि सिकुड़ के आगे तरफ नहीं बढ़ते हैं। आप जोक को देखे होंगे चलते हुए। ठीक है, इनमें अंग तंत्र विकसित और सुव्यवस्थित रहता है, यानी इनमें अंग तंत्र की बात करें, जैसे इनके अंदर भोजन के लिए पाचन तंत्र हुआ, सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र हो गया, और रक्त परिवहन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सारे तंत्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक लिंगी या उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब कि इनमें कुछ एक लिंगी भी होते हैं और कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपका केचुआ हो गया, समुद्री चूहा, नेरीज हो गया और जोक हो गया, ये आपके एग्जाम्पल हो गए इसके। चलिए, अगला देखते हैं संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ के बारे में देखते हैं। तो ऑर्थोपोडा में मैंने लिखा है कि ये जल में पाए जाते हैं, यानी कि कुछ मृदु जलीय भी होते हैं और समुद्री जलीय, मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं, मृदु जलीय और समुद्री जलीय दोनों। और स्थल में भी सभी प्रकार के वास स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ पे जंगल झाड़ी वगैरह रहती है ना, उन्हीं को वास स्थान कहते हैं, वहां पे ये सारे पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों होते हैं, ये स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, इनका शरीर 2 बराबर भागों में बढ़ सकता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक अथवा खंडित होता है। ठीक है, इनका शरीर भी खंडित होता है, देखते हैं ना, अलग अलग खंडों में बटा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण शरीर कठोर निर्जीव न्यूटिकल के बाह्य कंकाल से ढका रहता है। इन लोगों का शरीर देखे होंगे आप, केकड़े के ऊपर का हिस्सा देखे होंगे, है ना, ऊपर जो कड़ा देखते हैं ना, कठोर, ये निर्जीव होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्यूटिकल के बाह्य कंकाल के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में यह बाह्य कंकाल है क्यूटिकल का। ठीक है, और ये निर्जीव होता है। ठीक है, तो ये अपने शरीर की सुरक्षा के लिए ऐसे इनके ऊपर रहता है। इनके देह गुहा में रक्त भरा रहता है, इनके देह गुहा में क्या होता है, रक्त भरा रहता है, इसलिए देह गुहा यहाँ इनका क्या कहा जाता है, हीमोसिल कहा जाता है, क्योंकि उसमें रक्त भरा रहता है, इसलिए उसे हीमोसिल के नाम से जाना जाता है। उनके अंदर जो आहार नाल होता है वह पूर्ण रहता है, यानी कि इनके अंदर आहार नाल होता है। मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं, मुख के चारों ओर क्या होते हैं, मुखांग होते हैं, जिनके द्वारा ये अपने भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। श्वसन की क्रिया इनके अंदर गिल्स से, ट्रैकिया से या बुक लंग्स द्वारा होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसमें, जैसे मक्खी की बात करें, तिलचट्टा की बात करें, तो इन सब के अंदर जो होता है ना, ट्रैकिया होता है, इसी से अपना ये सांस लेने की क्रिया करते हैं। बस एक नली होती है, पूरी तरह से विकसित नली नहीं हो, यानी इनमें श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से हम लोग जैसे करते हैं वैसा नहीं होता है, बस एक नली होती है सी पतली सी, जिसे हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर श्वसन के लिए गिल होता है, ट्रैकिया होता है या बुक लंग होता है। इनका खुला रक्त परिसंचरण होता है। एक्चुअल में इनके अंदर जो रक्त की नलिकाएं होती है उनका अभाव होता है, इसलिए इनके अंदर जो रक्त इसी तरह से प्रवाहित होता है। जैसे हम लोग के अंदर रक्त प्रवाहित होने के लिए नलियां है ना बहुत सारी, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि इनमें नर अलग और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो,
झींगा है, केकड़ा है, तिलचट्टा है, मक्खी है, यहाँ देख रहे हैं ना, भृंग है, भृंग कई तरह के कीड़े आप देखे होंगे ना, सेंटीपीड है, ये भी आप देखे होंगे खेत वगैरह में, बिच्छू है, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। एक्चुअल में अगर बात करें ना कि जितना भी आपका जितना बड़ा जंतु जगत है ना, उसका 75% जंतु आपके ऑर्थोपोडा में ही आते हैं। आप देखे होंगे छोटे मोटे ये सारे कीड़े वगैरह जो होते हैं सब इसी में आते हैं। तो ये जितना भी जंतु है ना उनका 75% इसी जगत में आता है, ऑर्थोपोडा संघ ऑर्थोपोडा में आता है संघ। अगला संघ देखते हैं मोलस्का। मोलस्का संघ के बारे में देखते हैं। तो इनका शरीर जो होता है अखंडित होता है, इनका शरीर अखंडित होता है, द्विपार्श्व सम्मित होता है। द्विपार्श्व सम्मित मतलब इनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है आसानी से, लेकिन सबका नहीं। जैसे अगर हम लोग बात करें घोंघा की, तो घोंघा को आप नहीं देख सकते बराबर दो भागों में नहीं बटेगा, नहीं बटेगा। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि जैसे इनमें टार्सन नामक एक विशेष प्रकार का इनके ऊपर ये जो देख रहे हैं ना, इसी के कारण टार्सन नामक एक भाग हो जाता है जिसके कारण ये असम्मित हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल में इनके अंग का ही एक हिस्सा है, इसके कारण ये क्या हो जाते हैं? असम्मित हो जाते हैं। जैसे घोंघा असम्मित हो जाएगा, ये सम्मित हो जा रहा है, ये भी द्विपार्श्व सम्मित हो जा रहा है, लेकिन घोंघा आपका असम्मित हो रहा है। इनका शरीर एक कोमल झिल्ली द्वारा ढका रहता है जिसे प्रावर या मेंटल कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक कोमल झिल्ली द्वारा इनका शरीर ढका रहता है जिसे हम लोग प्रावर या मेंटल कहते हैं। शरीर प्रायः इनका कैल्शियम कार्बोनेट के एक कवच द्वारा ढका रहता है। जितने भी आप देखते हैं ना इनके ऊपर, घोंघा के ऊपर देखते हो ना, हार्ड सा एक परत रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का परत होता है ना। वो इनके सहारा, एक्चुअल में इनको जिंदा रखने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाहरी आघातों से इन्हें बचाता है घोंघा को। तो वही आप सीप में भी देखते हुए, तो वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ही परत होता है जो आंतरिक अंगों की इनकी रक्षा करता है। हृदय पृथक भाग में हृदयावरण के अंदर स्थित रहता है। इनके अंदर हृदय भी पाया जाता है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र होता है लेकिन वह खुला होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इनके अंदर जो होता है ना रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए रक्त नलिकाओं का अभाव रहता है, इसके लिए इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। श्वसन के लिए इनमें गिल्स होता है या टेनिडिया, ये भी एक प्रकार का गिल्स ही है, या फुफ्फुस के द्वारा होता है। फुफ्फुस के द्वारा इनके अंदर या गिल्स के द्वारा, ये श्वसन अंग ही है। ठीक है, इन श्वसन अंगों के द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, इनमें देह गुहा छोटी होती है, देह गुहा छोटी होती है क्योंकि ये लंबे आकार के नहीं है, छोटे आकार के है, गोल आकार के है, इसके कारण इनके अंदर देह गुहा छोटी होती है। ये समानतः एक लिंगी होते हैं, यानी इनमें एक लिंगी क्या मतलब सर है ना, नर और मादा अलग अलग पाया जाता है, और कुछ द्विलिंगी भी होते हैं जिनमें दो लिंग यानी नर और मादा एक में ही पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं काइटन हो गया, घोंघा हो गया, सीप हो गया, और ऑक्टोपस हो गया, सीपिया हो गया, ये सारे जो है आपके मोलस्का संघ के जंतु हैं। चलिए अगला संघ देखते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में देखो, ये संघ के जंतु जो होते हैं वह जल में तो रहते हैं लेकिन समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि इस संघ के जंतु समुद्री होते हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाले होते हैं। ये भ्रूण अवस्था में, यानी कि छोटे अवस्था में, भ्रूण की अवस्था में ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, लेकिन जब ये पौड़ हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो ये त्रिज्यक सम्मित होते हैं, यानी कि इनका शरीर 3 भागों में ऐसे खंडित हो सकता है, 3 बराबर भागों में खंडित हो सकता है। इनमें देह गुहा विकसित रहता है, इनमें देह गुहा पाया जाता है, कैविटी विकसित रहती है, कोलन विकसित रहता है। इनमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र होता है जो प्रचलन और श्वसन में सहायक होता है। ठीक है, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का जल का परिवहन होता है, जल का संवहन होता है, जिसके द्वारा ये अपने प्रचलन कर पाते हैं, यानी समुद्रों में चल पाते हैं आसानी से, और श्वसन की भी क्रिया करते हैं। ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि इसमें नर और मादा अलग अलग नहीं पाया जाता। जैसे आप देख लो तारा मछली, जिसे स्टार फिश के नाम से हम लोग जानते हैं, ब्रिटेल स्टार, सी आर चिन और समुद्री खीरा, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये सारे आपके जंतु हो गए इकाइनोडर्मेटा संघ के। अगला संघ देखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। तो इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें ना नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो नोटोकॉर्ड एक लचीला छड़ के समान रचना है जो शरीर के पृष्ठीय तल पर स्थित होता है, जिसके कारण इनको एक
संपूर्ण समय के लिए इनके अंदर स्थित रहता है, जिसके कारण ना इनको एक तरह का जीवन के लिए एक सही व्यवस्था मिलती है, ये सही से अपने जीवन को जी पाते हैं। ठीक है, चलिए इनका ये द्विपार्श्व समित होते हैं, यानी इनका शरीर द्विपार्श्व समित होता है, दो बराबर भाग में बढ़ सकता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके ऊपर ये त्रिस्तरीय होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। इनके शरीर में वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। जोड़े क्लोन छिद्र या गिल छिद्र ग्रसनी में खुलता है। इनके अंदर जो जोड़े क्लोन या गिल छिद्र होता है, जिसके द्वारा और इन्हीं गिल छिद्रों द्वारा ये अपने श्वसन की क्रिया, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, सारा काम इसी से करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिख दिया है, एक है बैलेनोग्लोसस और दूसरा है हर्डमैनिया। तो बहुत ही टेढ़े टेढ़े नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, संघ का डेटा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि संघ का डेटा में विशेषकर हम लोग जितने भी जटिल जंतु हैं, ठीक है, जिनमें आप देख लो रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जिनमें जिनका शरीर अच्छी तरह से विकसित होता है ना, ये सारे इसी में आएंगे। एक्चुअल में मैंने बताया था आपको कि संघ का डेटा में एक ही उपसंघ वर्टिब्रेटा होता है। तो मैं उपसंघ वर्टिब्रेटा के बारे में देख लेता हूं। तो देखते हैं उपसंघ वर्टिब्रेटा को। तो उपसंघ वर्टिब्रेटा में सभी जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है। ठीक है, उपास्थि या अस्थि के रूप में रहता है। हम लोग के अंदर नोटोकॉर्ड रहता है। नोटोकॉर्ड यानी जो उपास्थि और अस्थि के बने हुए, जैसे हम लोग में बोन है ना जी, बोन बने हैं, हड्डियां है, जिसके कारण एक ढांचा शरीर का मिलता है। तो इसमें जितने भी वर्टिब्रेटा में है, सब में अस्थि या उपास्थि सब में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखे हुए हैं कि बने मेरुदंड रज्जु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि हम लोग के अंदर यानी वर्टिब्रेटा में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जितने भी उच्च कोटि के जंतु होते हैं सारे इस वर्टिब्रेटा में आएंगे। तो इन सबके अंदर उपास्थि और अस्थि रहते हैं, नोटोकॉर्ड रहते हैं। इसमें इन जंतुओं में मस्तिष्क जटिल होता है। जंतुओं में मस्तिष्क जटिल होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, मस्तिष्क जटिल होता है। वो अपने आपको पता है ना कि मस्तिष्क जो होती है तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। वो कोशिकाएं जो होती है वो सब कुछ जितना भी एक काम करती है, एक्चुअल में क्या करती है, सारी संवेदनाओं को ग्रहण करके उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि सिर में विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, सिर में विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होते हैं। जैसे अगर बात करें हमारे अंदर, जैसे मनुष्य के अंदर ही देखो, आंख है, कान है ना, आंख है, कान है, नाक है। ठीक है, ये जोड़े के रूप में है कि नहीं। तो ये जोड़े में संवेदी अंग होता है, जिससे जितने भी वर्टिब्रेटा जंतु है वो जंतु उसे देखने, सुनने और सूंघने का कार्य करते हैं। जैसे हम ही लोग को देख लो, आंख से देखने का काम करते हैं, सुनने का काम कान से करते हैं और सूंघने का काम नाक से करते हैं। मैंने बताया था कि उपसंघ वर्टिब्रेटा को हम लोग 5 वर्गों में बांटते हैं। तो एक एक करके सभी वर्गों के बारे में समझेंगे अब। चलिए तो देखते हैं। वर्ग पहला पीसीज, यानी जिसे मत्स्य भी कहा जाता है। एक्चुअल में इसमें जितनी भी मछलियां है ना वो सब आती है। इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं जो अलवणीय और मृदु जल में पाई जाती है, यानी कि जो फ्रेश वाटर नदी वगैरह में भी पाई जाती है, और लवणीय जल आप समुद्री जल यानी कि मरीन वाटर में भी पाई जाती है। आप देखते हो ना समुद्र वगैरह में भी मछलियां पाई जाती है, और आप फ्रेश जल नदी वगैरह में भी पाई जाती है, तालाब में भी पाई जाती है। इनका शरीर धारा रेखीय होती है। ठीक है, धारा रेखीय मतलब इनसे धारा आसानी से पार कर जाती है। देखो ना, आसानी से पानी की धारा में ये आसानी से तैर पाते हैं, पानी आसानी से इनसे पार कर जाएगा, जिसके कारण ये तैरने में अधिक अवरोध नहीं उत्पन्न होता है, कम अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे ये थकती नहीं है, आसानी से तैर पाती है। ठीक है, चलिए इनका त्वचा सल्कों से ढका रहता है। देखते हो ना, आप मछली खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे रगड़ के निकालते हैं ना, वो सल्क होते हैं, छोटे छोटे सल्क होते हैं, उसी से इनका शरीर ढका रहता है, ताकि त्वचा जो हो अंदर की हो वो फूले ना, इसके लिए ऐसा होता है। तैरने के लिए पंख तथा मांसल पूंछ होते हैं। ठीक है, इनको तैरने के लिए पंख होता है और पूंछ होता है। इनका अंतः कंकाल उपास्थि या अस्थि के बने होते हैं। देखते हो ना, इनके अंदर कांटेदार जो कंकाल होते हैं इनके अंदर, जिसे हम लोग मछली का कांटा भी कहते हैं। इनका शरीर क्लोन या गिल्स की सहायता इनमें श्वसन जो होता है क्लोन या गिल्स की सहायता से होता है। गिल्स आप समझते हो ना, मछलियों में गिल्स पाया जाता है श्वसन के लिए। गिल्स की मदद से ये जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन का कार्य करते हैं। ठीक है, ये गिल्स के कारण ही अपना क्या करते हैं, मुंह से ये अपना जल लेते हैं और जल ग्रहण करके उस जल में, आपको पता है जल H2O है, इसमें ऑक्सीजन है ना जी, तो इसी ऑक्सीजन को उपयोग में यह ले लेते हैं।
इनमें इनके हृदय में 2 वेस्म या कक्ष होते हैं। इनका जो हार्ट होता है ना, दिल होता है, वह 2 चेम्बर्स में बटा होता है, 2 भागों में बटा रहता है, ठीक है, 2 खंड में। हम लोग का 4 चेम्बर्स में बचा होता है, लेकिन इसमें मत्स्य वाले जितने भी इसमें जंतु है, यानी जितनी भी मछलियां हैं, सब में 2 ही चेम्बर होते हैं, ठीक है। ये अनियत तापी, असमतापी, शीत रक्तीय होते हैं। कहने का मतलब ये किसी भी वातावरण में कहीं पे भी रह पाते हैं, ये अपना शरीर उसी के अनुसार बदल लेते हैं, ठीक है। ये जल में अंडा देने वाले वर्टिब्रेटा है, ये जल में अंडा देने का काम करते हैं। जितनी मछलियां देती हैं अंडा देने का काम करती है, अपने प्रजनन विधि द्वारा प्रजनन करके अंडा देती हैं, जिससे अपने संख्या में वृद्धि कर सके। अगला देखते हैं दूसरा वर्ग एम्फीबिया। चलिए, तो ये जंतु जो होते हैं, इसमें जो पाए जाने वाले जंतु होते हैं, वह जल और स्थल दोनों पर वास करने में सक्षम होते हैं। इसलिए इन्हें जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं। उभयचर मतलब कि दोनों पे, जल और स्थल दोनों पे पाए जाने वाले। या अनियतापी या शीतल क्वितीय, यानी कि कोल्ड में भी, कोल्ड ब्लडेड जंतु है, ठीक है, यानी कि ये किसी भी टेम्परेचर में कहीं पे भी रह सकते हैं, ये अपना टेम्परेचर उसी अनुसार बदल लेते हैं। इनकी त्वचा ग्रंथिमय होती है, त्वचा पे ग्रंथि जैसे आकार की रचना देखते हैं ना, ग्रंथिमय होती है, मतलब कि इनके त्वचा पे सल्क नहीं होते, जैसे मछलियों में सल्क थे ना, ऐसे कुछ नहीं होती है, इनके ऊपर ग्रंथिमय इनकी त्वचा होती है ना, ग्लैंडुलर होती है। यह श्वसन की क्रिया त्वचा से भी करते हैं, गिल से भी करते हैं, फेफड़े से भी करते हैं। आप मेढक के बारे में जान लो, त्वचा से भी श्वसन की क्रिया करता है, गिल्स और फेफड़े से भी करता है। अच्छा, अंतः कंकाल जो होता है इनका अस्थि का बना होता है, इनके अंदर अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, बोन्स का बना होता है। हृदय में 3 कक्षा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग अलिंद और निलय के नाम से जानते हैं। तो 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है, लेकिन मनुष्य में बात करें तो हृदय में 4 कक्षा होता है, 4 वेस्म होते हैं, जिन्हें दो को बाया और दाया अलिंद और दाया और बाया निलय के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनमें 3 ही होता है, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका मेढक हो गया और टोड हो गया, ये भी एक विशेष प्रकार का मेढक का ही रूप है। चलिए, अगला वर्ग देखिए, रेप्टिलिया। ये साधारणतः स्थलवासी होते हैं, लेकिन कुछ जलवासी भी होते हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूं यहाँ कछुआ की, तो कछुआ को आप देखे होंगे अक्सर कि ये जल में भी रहता है और स्थल पे भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्थल और जल दोनों पे पाए जाने वाले लगभग जंतु है। अब सांप को ही देख लो, बहुत सांप ऐसे हैं जो स्थल पर होते हैं, लेकिन कुछ सांप जल में भी पाए जाते हैं। ये रेंग कर चलते हैं, ठीक है, इसमें जितने भी आते हैं सब रेंग के चलने वाले होते हैं। अच्छा, इसीलिए इस वर्ग को रेप्टिलिया कहा जाता है। रेप्टिलिया का मतलब ही है रेंग के चलने वाले जंतु। ये शीत रहित है, यानी कि ये अनियत तापी होते हैं, इनका ताप नियत नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, ये शीत रक्तीय है, मतलब कि इनका ब्लड जो होता है कोल्ड होता है, ठीक है। शरीर सल्कों से ढका होता है, इनका शरीर जो होता है सल्कों से ढका हुआ होता है। आप सांप के ऊपर भी देखोगे ना, जो केचुआ छोड़ता है अपने, इनके ऊपर भी एक पतला सल्क होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इनके हृदय की बात करूं, अच्छा आगे है, इसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, श्वसन ये फेफड़े के द्वारा करते हैं, यानी कि इनके अंदर श्वसन की क्रिया फेफड़े के द्वारा होती है। और इनका हृदय 3 वेस्म यानी 3 कक्षाओं में बटा हुआ होता है, ठीक है। इनका हृदय 3 कक्षाओं में बटा हुआ है, लेकिन इसी वर्ग में, रेप्टिलिया वर्ग में ही आपका जो मगरमच्छ होता है ना, उसके 4 कक्षा होते हैं, उनके हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं। अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका कछुआ हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गई, छिपकली भी इसी में आती है, ठीक है। तो ये सारे जंतु इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और ये सारे भी अंडा ही देने का काम करते हैं। एक्चुअल में अगर बात करूं कछुआ की चाहे मगरमच्छ की, तो आपको ये बता दूं कि ये स्थल पर अंडा देते हैं, पानी में रहते हैं लेकिन स्थल पर अंडा देते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, अगला वर्ग देखिए, एविज। इसके अंतर्गत जितने भी पक्षी होते हैं ना, वो आते हैं। ये नियत तापी जंतु है, ठीक है, यह नियत तापी जंतु है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। इसी के कारण जब मौसम बदलता है तो ये मौसम के साथ साथ अपना स्थान भी बदल लेते हैं। गर्मी बढ़ती है तो ये अपना स्थान बदल लेते हैं, उड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं, क्योंकि ये नियत तापी, इनका ये अपने लिए मौसम की तलाश करते रहते हैं। शरीर परों से ढका रहता है, आप जानते हैं, पक्षी के बारे में जानते ही हैं। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाती है, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाती है। आगे का पांव जो होता है पंखों में रूपांतरित हो जाती है, जो उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है, जो उड़ने में मदद करते हैं। पांख जो होते हैं इनके उड़ने में होते हैं। जबड़े में दांत नहीं होते हैं, चिड़ियों के बारे में जानते हैं ना। श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। इनका हृदय
4 कक्षाओं में बटा यानी 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। कंकाल स्पंजी तथा हल्का होता है। इनका कंकाल जो होता है स्पंजी होता है और हल्का होता है। ठीक है, ये अंडज होते हैं, यानी कि ये अंडा देने वाले होते हैं। ठीक है, और अंडे के ऊपर जो एक कठोर कवच से घिरा रहता है जो अंडे को सुरक्षित रहता है। एक्चुअल में वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ही परत रहता है। तो एग्जाम्पल में यही आपकी जितने भी पक्षी, कबूतर, गौरैया, ऑस्ट्रिच, आप कोई भी पक्षी ले लो जो अंडा देने वाली, सब आ जाएगी। मुर्गी भी इसी में आ जाएगी। चलिए लास्ट देखते हैं वर्ग मैमेलिया, जिसे हम लोग स्तनी भी कहते हैं, यानी कि स्तन वाले, जिसमें स्तन पाया जाता है। स्तन का मतलब जिससे ये अपने पोषण के लिए वहां से इनके अंदर दूध का स्त्राव होता है, उसी को हम लोग स्तन कहते हैं। ठीक है, इनमें मादा और नर अलग अलग होता है। तो जिनमें मादा होता है, मादा जो होती है ना, मादा में स्तन पाया जाता है, और ऐसे नर का भी स्तन होता है लेकिन उसमें दूध का स्त्राव नहीं होता। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास 10th में। यहाँ बस इसमें जान लेते हैं, यह नियत तापी होते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें ये मौसम के अनुसार इनका शरीर नहीं बदलता है। देखते हो ना, गर्मी में हमें गर्मी लगता है, हम लोग भी इसी में आते हैं, मनुष्य भी आपका इसी में आता है, मैमेलिया में ही आता है। तो गर्मी के अनुसार गर्मी लगता है, ठंडी के हिसाब से ठंडा लगता है। त्वचा पे बाल और रोम से ढका रहता है, जैसा कि आप जानते हैं। आप कंगारू का देख लो, आप अपने ऊपर देख लो ना, बाह्य कर्ण उपस्थित रहते हैं, बाहर के तरफ कान उपस्थित रहते हैं। देख लो, मनुष्य में भी बाह्य की तरफ कान उपस्थित रहते हैं, गिलहरी में भी होते हैं, चमगादड़ में भी होते हैं, लेकिन पिछले जितने भी थे उनमें बाहर की तरफ कान नहीं होते। ये स्तन इनमें पाए जाते हैं, इनमें स्तन पाए जाते हैं। स्तन द्वारा ये क्या करते हैं, नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें दूध ग्रंथियां स्तन में ही पाई जाती है। वो स्तन एक्चुअल में दूध ग्रंथि ही है जो मादा में पाई जाती है, मैमेलिया वर्ग के मादा जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, श्वसन के लिए इनमें फेफड़ा होता है, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था। लाल रुधिर कण केंद्रकहीन होता है ना, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो उसी में लाल रुधिर कण जो होते हैं वह केंद्रकहीन होता है, उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, और इनमें अंतःनिषेचन होता है। ठीक है, अंतःनिषेचन, जैसे अगर मान लो जो अंडा देने वाले होते हैं ना, तो बाह्य निषेचन की क्रिया करते हैं, अंडे को सेते हैं तब ना उसमें से बच्चा जन्म लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वर्ग के बारे में, मैमेलिया का, तो इसमें जो भी जंतु होते हैं वो अंतःनिषेचन करते हैं, यानी कि अपने बच्चे को कुछ समय के लिए, शिशु को अपने कुछ समय के लिए अपने शरीर के अंदर ही रहने देते हैं। जैसे अगर मनुष्य में बात करूं तो 9 महीने तक बच्चा कोई जन्म लेने में लगता है ना जी, 9 महीने, तो 9 महीने में अंदर वह बच्चा पूरी तरह से निषेचित हो जाता है, और शिशु जन्म, उसके बाद उसमें मादा उस शिशु को जन्म देती है, और उसके बाद उसको उसके पोषण के लिए कुछ दिनों तक उसके ग्रंथि किसके द्वारा, स्तन के द्वारा दूध का स्त्राव होता है, जिसके कारण उसका पोषण हो पाता है। ठीक है, तो यही आपके टोटल चैप्टर का कंसेप्ट था। चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक मैंने दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।